हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का एमएस करियर क्लासेस पर। तो आज हम लोग जानने वाले हैं हाई स्कूल का और साथ साथ में कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अम्ल और उसके स्रोत। यानी अम्ल कहां पर पाया जाता है प्रकृति में, और जो मानव द्वारा कुछ बनाए गए जो यंत्र होते हैं उसमें भी अम्ल होता है। यंत्र या फिर कोई सिस्टम है जो मानव बनाता है, जैसे बैटरी हो गई, ये मानव बनाता है। उसमें अम्ल कौन सा डाला जाता है या प्रकृति में कौन कौन सा अम्ल कहाँ होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले है टमाटर। टमाटर जो होता है वो खट्टा लगता है खाते हुए। आपका जो इसका आपको स्वाद चखेंगे इसका ना, तो ये खट्टा लगेगा। इसमें होता है ऑक्सैलिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C2H2O4। फिर सिरका जो होता है, सिरका भी खट्टा लगता है, आप लोग जानते हैं। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। हम लोग जब कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इसके IUPAC नाम को जानेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप इसका सूत्र याद रखें और एसिटिक अम्ल ये होता है। फिलहाल एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सिरके में पानी की मात्रा भी होती है, और जब एसिटिक अम्ल को तनु कर दिया जाता है, मतलब उसमें पानी मिला दिया जाए। तनु होने मतलब होता है वो पतला हो जाए, और पतला होने पर फिर वो जो फॉर्म बनेगा वो कहलाएगा एसिटिक अम्ल यानी सिरका। तो अगर एसिटिक अम्ल है उसमें आप पानी ज्यादा मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? वो सिरका बन जाएगा। और आप जानते हो ये एक दुर्बल अम्ल होता है, यानी उतना प्रबल नहीं होता है जितना कि, इसीलिए तो आप इसको खा सकते हो। अगर ज्यादा प्रबल होता तो कहाँ खा पाते? जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कोई तेजाब कहीं खा पाता है? नहीं खा पाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्रबल होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं नींबू और संतरा। इन दोनों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और जितने भी फल होते हैं खट्टे फल, इनको सिट्रिक फल भी कहा जाता है। सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं और इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। और ये इसमें अगर अम्ल की बात करें तो ये होता है कौन सा? सिट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। फिर एक होता है इमली। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। आप लोगों ने अचार खाया होगा, उसमें टार्टरिक डाला जाता है, टार्टरिक एसिड डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें खट्टापन को बढ़ाया जाता है उसके लिए। तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। फिर ये होता है सेब। सेब में सेब अगर थोड़ा सा कच्चा रहे और कच्चे होने पर उसमें खटासपन ज्यादा रहती है, तो वो उसमें जो खट्टापन होता है वो होता है मेलेइक अम्ल के कारण। तो सेब में कौन सा अम्ल होता है? मेलेइक अम्ल होता है। चींटी का जो डंक होता है, चींटी जब किसी को काट ले तो काटने पर दर्द होता है, और वो जब चींटी काटती है तो आपके शरीर में इंजेक्ट कर देती है, यानी छोड़ देती है। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है उसी तरह से चींटी जब इंजेक्शन लगाएगी आपके शरीर में कहीं पर भी, तो वो कौन सा अम्ल अंदर डाल देगी? वो डालेगी फॉर्मिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCOOH। इसे कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। फिर यही जैसे हमने ये पढ़ा था एथेनोइक अम्ल, ये वाला है मेथेनोइक अम्ल। ये कैसे पढ़ेंगे? ये हम लोग कार्बनिक यौगिक जो पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। इसमें दो कार्बन इसीलिए एथेनोइक अम्ल कहते हैं, इसमें एक ही कार्बन इसीलिए इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हैं, एक है फॉर्मिक अम्ल, एक है मेथेनोइक अम्ल। ओके। फिर नेक्स्ट है ठंडा पेय पदार्थ। ठंडा पेय पदार्थ की अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है, ये ठंडे पेय पदार्थ जैसे कोको कोला हो गया और बाकी चीजें जो ठंडा स्प्राइट वगैरह हो गया, उसमें पाया जाता है क्या? ये कार्बोनिक अम्ल। या फिर सोडा वाटर जो होता है उसमें भी ये कार्बोनिक अम्ल होता है। क्योंकि ये अच्छा, ये कैसे बनता है ये आओ इसको यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर जल को घोल दिया जाए, मतलब पानी होता है और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाए, तो क्या पानी में गैस घुल सकती है? पानी तो लिक्विड होता है, जानते हैं आप। और गैस जो है वो गैस अवस्था में होती है। तो क्या जल में गैस को घोला जा सकता है? तो हाँ, जल में गैस को घोला जा सकता है। कैसे? अगर किसी भी गैस को द्रव में घोलना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए प्रेशर हाई चाहिए, ताप कम हो और प्रेशर ज्यादा हो, ऐसे में गैस घुल जाती है। जैसे आप ठंडा का ढक्कन जब खोलते हैं तो बहुत तेज से उसमें से बुदबुदाहट की आवाज के साथ में गैसें निकलती हैं, और फिर आप उसको अगर जोर से नचा के खोलें फिर भी क्या होता है कि उसमें से बहुत तेज से गैसें ऊपर को निकलती हैं। इसका मतलब है जैसे आप ढक्कन खोलते हैं वो प्रेशर पर बंधा होता है, और जहां प्रेशर जैसे हटता है वो गैसें उड़ना शुरू हो जाती है, भागना शुरू हो जाती है। तब जो ठंडा पेय पदार्थ होता है उसमें गैस घुली होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलेगी उसमें तो क्या हो जाएगा? वो क्या बनाएगा? अच्छा देखिए, वो बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है तो हो जाएगा यहाँ पर H2O और CO2। तो ये इधर तो जगह है नहीं, हम इधर लिख देते हैं, हो जाएगा H2CO3। एक O यहाँ, एक O, दो एक यहाँ पर है और एक यहाँ, 3 हो जाएगा। तो ये 3 लिखा हुआ है, और फिर H2 हो गया और ये C है तो ये हो जाएगा C। इस तरह से हो जाएगा। इसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये भी दुर्बल अम्ल होता है, उतना प्रबल नहीं होता है जितना कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ये होते हैं कैसे?
दुर्बल एसिड होता है। ये दुर्बल एसिड हुआ, यहाँ पर ये दुर्बल हुआ, यहाँ पर ये दुर्बल हुआ, इस तरह से ये दुर्बल होते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल अपने खाने वाले चीजों में करते हैं या पीने वाली चीजों में करते हैं। फिर देखें कार, और जो कार वाली बैटरी या ट्रैक्टर की बैटरी या और जो बैटरियां होती हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है? उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला जाता है और ये क्या करता है, ये उसमें चालकता का काम करता है, उसमें आयंस फ्री हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि H2SO4 ये इस समय विद्युत का क्या है? विद्युत का कुचालक है। सुचालक कब बनेगा? जब ये जल में घोला जाएगा, इसके आयन अलग अलग होंगे, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो है अगर आयनिक पदार्थ है, जैसे नमक ही ले लो, Na हमने पहली वीडियो में बताया था NaCl है, और NaCl को अगर हम क्या करें तोड़ें, अच्छा ऐसे जो सोडियम क्लोराइड होगा तो वो विद्युत का कुचालक होगा। सुचालक कब होगा? जब ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। कब टूटेगा? Na प्लस Cl यहाँ हटा दें और प्लस Cl माइनस में, ये अलग अलग होगा। तो ये आयन क्या करेंगे, अब आयन जो है ये इनके ऊपर चार्ज होगा। चार्ज में मतलब है आवेश होगा, और आवेश को ले लाना और ले जाना, आवेश का प्रवाह ही क्या होता है? विद्युत का कारण बनता है, उसी से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो जब ये आयन चलेंगे यानी आवेश चलेगा, तब क्या हो जाएगा? तब करंट उत्पन्न होगा। उसी तरीके से इसमें भी H प्लस और SO4 माइनस ये टूटता है, तब ये क्या होता है? ये विद्युत का चालन का काम करता है। तो ये बैटरी जो होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में अम्ल वर्षा का भी दिमाग में एक चित्र बनना चाहिए। अब वर्षा का चित्र कैसे बनेगा कि अम्ल वर्षा जो होती है वो हमारे वनस्पतियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, खासकर इमारतों के लिए ज्यादा नुकसानदेह होती है। अब अम्ल वर्षा होती कैसे है? जब किसी देश के द्वारा ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन किया जाता है, या फिर ऐसी गैस का उत्सर्जन किया जाए जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इस तरह की गैसें वायुमंडल में ज्यादा हो जाएंगी, तो ये वायुमंडल में जल से क्रिया करेंगी, और जल से क्रिया करने के बाद में क्या बनेगी? एसिड बना देती है। और ये एसिड क्या होता है कि धरती पर जल के साथ में गिरता है, तो ये वनस्पति को साथ साथ में इमारत को, जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल का कलर जो है हल्का हल्का पीला हो रहा है। पीला क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर अम्ल वर्षा का प्रभाव होता है। और जब पहली पहली बारिश अधिकतर होती है, अपने यहाँ तो अम्ल वर्षा का प्रभाव बहुत कम है, लेकिन अगर आप बात करें नॉर्वे की, स्वीडन की, फिनलैंड की, वहां पर, ये यूरोप के देश है, वहां पर अम्ल वर्षा का प्रभाव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके आसपास जो अलग अलग देश हैं, वो वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और उन फैक्ट्रियों की वजह से अगर पश्चिम को हवा चलती है तो वहां पर, वो जिस देश में फैक्ट्री है वहां अम्ल वर्षा नहीं होती, वहां का धुआं जाकर के दूसरे देश में अम्ल वर्षा करता है, क्योंकि धुआं एक जगह तो रुका नहीं रहता है। तो इस तरह से जो विषैली गैस होती है वो अलग जाकर के अम्ल वर्षा करती है। अच्छा, अम्ल वर्षा होती कैसे है, ये वाला हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर हटा रहे हैं, तो मेरा डस्टर इधर है, मेरा डस्टर किधर है? तो डस्टर मेरा इधर था, और आप लोग का ध्यान इधर है ना, तो आप लोग का ध्यान इधर होना चाहिए, डस्टर चाहे इधर हो। अब देखिए, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट इज द सल्फर डाइऑक्साइड? ये है एक प्रकार की गैस, ये वायुमंडल में है, निकली, और फिर प्लस यहाँ इसने क्रिया की किससे? ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करती है बच्चा, तो बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये SO3। अब इस तरह से बैलेंस नहीं है तो यहाँ लगा दो, क्योंकि यहाँ पर कम है तो यहीं पर 2 लगा के बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर सल्फर 2 हो गया, यहाँ लगा दो 2। अब सल्फर ऑक्सीजन हो गया 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 2 6, और यहाँ पर जाएगा 3 दूनी 6। अब इस तरह से हो गया बैलेंस। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, क्योंकि सल्फर हो गया S, ट्राई मतलब 3, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। और फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करता है? क्रिया करता है अब जल वाष्प से, क्योंकि वायुमंडल में जल वाष्प होती ही है। वायुमंडल में सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से क्रिया करेगा और बना देगा H2SO4, और यही चीज बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में कहाँ गिरती है? पृथ्वी पर गिरती है। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अम्ल वर्षा से निपटने के लिए वैश्विक स्तर यानी दुनिया के ग्लोबल स्तर पर, पूरी दुनिया में इसके लिए एक सम्मेलन किया जाता है कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे, साथ साथ में विषैली गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। और इसके लिए ओस्लो एक शहर है, ओस्लो में अम्ल वर्षा का केंद्र, क्या है? ओस्लो में अम्ल वर्षा का केंद्र स्थापित किया गया है। ओस्लो है कहाँ? तो ओस्लो नॉर्वे में। कहाँ पर? नॉर्वे में। नॉर्वे जो है
वो एक यूरोप महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है ओस्लो, और यहाँ पर है अम्ल वर्षा का मुख्यालय, यानी अम्ल वर्षा के लिए एक सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर इस सब अम्ल वर्षा से निपटने के लिए और इसके रोकथाम के लिए एक मुख्यालय है, और जहाँ पर इस सब की व्यवस्था की जाती है कि इससे हम लोग बचें। और प्रत्येक देश को ये भी बताया जाता है कि आप लोग कम से कम विषैली गैसों का उत्सर्जन करें। हाँ, हालांकि चाइना जो है वो विषैली गैसों में एक सबसे ज्यादा विषैली गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको उत्सर्जित करने में, इसको निकालने में कौन आगे है? चाइना सबसे टॉप पर है CO2 के उत्सर्जन में। तो आज हम लोग जाने कि अम्ल के स्रोत क्या होते हैं और फिर अम्ल से रिलेटेड कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके लिए जरूरी है क्लास 10th के लिए, साथ साथ में आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग इससे के बाद में पढ़ने वाले हैं कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के बारे में, जिसमें हम लोग विस्तार से जानेंगे उसमें जो जितना भी कार्बन के यौगिकों के बारे में है, IUPAC नाम है, ये सब हम लोग बहुत आसानी से और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इधर उधर का कोई कुछ नहीं होगा। तो आप हमारे साथ में वैसे ही बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो इसको आप लाइक करें, और आप चाहते हैं कि अपने दोस्त को भी पढ़ाना तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।